हाँ दोस्त, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद वीरू सर में। जैसा कि हम लोग क्लास 10th का भी पढ़ रहे हैं, 9th का भी पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग मैथ भी बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आज एक नया चैप्टर हम लोग लेते हैं, गोली पृष्ठों पर परावर्तन के नियम। गोली पृष्ठों पर परावर्तन के नियम, ठीक है, जिसको हम लोग गोली दर्पण भी कहते हैं। जब गोली पृष्ठ पढ़ेंगे तभी तो गोली दर्पण आएगा। देखिए, उसके पहले कुछ बेसिक जानकारी है जो हम लोग समझ लेते हैं। बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू से या कहीं कहीं पॉइंट में हम लोग को फंसा लेती है। ठीक है, आइए चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग पढ़ते हैं आज के अपने चैप्टर को। ठीक है, हमारा चैप्टर का नाम है गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। देखिए, मैं प्रिज्म बनाने वाला था, लेकिन सोचा कि प्रिज्म इसके बाद बना दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि यही उपयोगी लगा, इसके ढेर सारे और पॉइंट उसमें प्रिज्म में प्रयोग होते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले इसको बना दिया जाता है, बाद में प्रिज्म को बना दिया जाएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे पीछे बढ़ा जा रहा है। तो देखिए, पहले देख लेते हैं कि प्रकाश किरण क्या होती है हमारी। ये प्रकाश किरण होती क्या है कि जब प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करती है। हमने क्या बताया, जब प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करती है तो उसके पथ को क्या कहते हैं, तब उसके पथ को ही प्रकाश किरण कहते हैं। जिस पथ से वह जाती है, जिस पथ यानी जिस रास्ते से जाती है, उसी को प्रकाश किरण बोला जाता है। बताइए समझना, ये पॉइंट ऑफ व्यू याद करने का कोई मैटर इसमें है नहीं। यानी प्रकाश किरण क्या कहते हैं, प्रकाश किरण जिस पारदर्शी माध्यम से जाती है उसके पथ को क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण बोलते हैं। ठीक है, सीधी सी। अब ये तीन प्रकार के होते हैं। कितनी प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। एक तो होता है अभिसारी, याद रखिए, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। दूसरा होता है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तीसरा होता है समांतर। देखो, अभिसारी और अपसारी में अंतर हो। देखो, एक में भा रहा है, एक में पा रहा है। तो पा वाले में जहां आ जाएगा तो आप ये समझिए कि प्रकाश की किरणें वहां से फैल रही हैं, वहां से जा रही हैं। और अभिसारी में समझिएगा वहां पर किरणें आ रही हैं। देखिए, अभी सब क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, हम लोग पढ़ लेते हैं पहले अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होते हैं? जब प्रकाश की समस्त किरणें, यानी ढेर सारी किरणें, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं। देखिए, ये भी किरण आके इसी ओ पर मिल रही है, ये भी वाली आके, ये तीर का डायरेक्शन देखिए, तीर का डायरेक्शन इस साइड है, तो तीर का डायरेक्शन यहीं पर ओ पर आके मिल रही है। तो याद रखना, अभिसारी वाले में एक जगह पे मिलती है। अभिसारी जिसमें भा जाएगा, याद रखना। अभिसारी किसी भी तरीके से याद कर लीजिए, अपने का ट्रिक होता है याद करने का। तो अभिसारी भा आएगा तो एक जगह पे मिलेंगे। ठीक है ना, यानी क्या कह सकते हैं, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यानी जब आकर मिलती हैं एक बिंदु पर तो उन किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और ये अपसारी वाले में बस वहीं से जाती हुई प्रतीत होती है, यानी एक ही बिंदु से आती हुई। देखिए, यहाँ पे जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना, यानी यहाँ से आ रही है, यहाँ से अपसारी वाले में यहाँ से निकल कर अपसारी वाले में यहीं पे आती है। तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, देखते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज। समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या होता है कि जो समांतर, यानी देखिए, तो जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर गमन करती हैं, यानी वो वाली किसी को काटती उठती नहीं है। यहाँ पे आके मिल रही है तो काट रही है, लेकिन समांतर में कोई काटती नहीं है, एक दूसरे के समांतर पैरेलल गति करती है या जाती है। तो उन किरणों के समूह को उन किरणों के समूह को समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। बात आई समझ में इतना? चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं मिरर के बारे में, दर्पण। क्योंकि दर्पण से ही तो हमारा गोली दर्पण और समतल दर्पण और गोली दर्पण, दो प्रकार के दर्पण होते हैं मुख्यतः। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो ही प्रकार के होते हैं, गोली दर्पण और समतल दर्पण। गोली दर्पण के बारे में कुछ समझते हैं और समतल दर्पण के बारे में कुछ समझते हैं। चलिए देखते हैं। दर्पण, ठीक है। अब एक तो होता है क्या, हमारा समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। और दूसरा होता है हमारा गोलीय दर्पण।
गोलीय दर्पण। ठीक है, अब देखो क्या होता है समतल दर्पण। क्या होता है समतल दर्पण के बारे में कुछ लिखना चाहेंगे? चलिए पहले हम लोग समतल दर्पण यानी सीधा सीधा दर्पण होता है। सीधा सीधा वाला दर्पण क्या कहलाता है हमारा? जैसे ये एक तरफ सीधा हो गया, एक तरफ हमारा एक इधर काला ही कर दिए, यानी किसी तरीके से इसको काला कर दिए हैं। ठीक है, और ये हमारा कलई है। क्या है? कलई। और इधर हमारा परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। अभी सब लिखवा देना, परेशान मत रहिएगा। ठीक है, इधर हमारा काला किया गया या लेड ऑक्साइड या कोई सिंदूर में कुछ कालिक लगा दी गई, और इस साइड देखने वाला है, तो हमारा क्या कहलाता है? वो समतल दर्पण। और समतल दर्पण को अगर परिभाषित करना चाहें तो यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के तल पर पृष्ठ पर कलाई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके, ठीक है ना, लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए। ठीक, यानी देखिए किसी समतल दर्पण है, किसी पारदर्शी कोई हमारा पारदर्शी दर्पण या किसी चिकने या पारदर्शी माध्यम को, ठीक है, हम लोग लिख ही लेते हैं तभी समझ में आ जाएगा आप लोग को। तो हम लोग क्या कर देंगे, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक तल के पृष्ठ पर कलाई अथवा रेड ऑक्साइड या लाल ऑक्साइड का लेप क्या कर देते हैं? लेप लगाएंगे तभी तो होगा ना ये काम। लेप लगा दिया जाए और दूसरा पृष्ठ परावर्तक हो। ठीक है ना, तो वही हमारा समतल दर्पण कहलाता है। देखिए हम लोग कोई चिकना कांच ले लेते जो पारदर्शी है, इधर से भी दिख रहा है उधर से भी दिख रहा है, आप लोग दिख रहा है ना। देखिए कोई पारदर्शी कांच का वो ले लेते हैं समतल। अब ये इधर इस पार से उस पार दिख रहा है, ठीक, इधर से उधर दिख रहा है, हम लोग इधर क्या करते हैं, कलाई लगा देते हैं। ये लीजिए भैया, कलाई लग गई, काला कर देते हैं, या लाल ऑक्साइड। तो ये इधर वाला हमारा कलाई वाला क्षेत्र हो गया, कौन सा वाला हो गया, कलाई वाला क्षेत्र हो गया। और ये हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया। क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो यही हमारा समतल दर्पण है। यही हमारा क्या है? यही हमारा समतल दर्पण। बच्चे बात है सुनना। अब देखिए समतल दर्पण के कुछ गुण होते हैं, ठीक है ना। समतल दर्पण के कुछ गुण होते हैं, देखिए उसमें कौन सा गुण होता है? आप इसका पहला नंबर तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होगा सदैव सीधा एवं आभासी बनेगा। ऐसा नहीं कि आप दर्पण के सामने जाओगे तो आपका पैर उल्टा और सर नीचे हो जाएगा, नहीं, आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा उस दर्पण में और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? दर्पण में सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। और आपकी जितनी लंबाई रहेगी उतनी लंबाई दर्पण के अंदर भी रहेगी। आप कहोगे सर जी ये बात नहीं समझ में आ रही, ये बात आपको समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि आप दर्पण के अंदर उतने ही लंबे बनोगे, उतनी यानी लंबाई भी बराबर रहेगी। जितना बड़ी वस्तु रहेगी उतनी बड़ी दर्पण के अंदर बनेगी, दर्पण के अंदर भी उतनी बड़ी वस्तु बनेगी। ठीक है, और आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, कायदे सुनिएगा, आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपने शरीर का 1/2 भाग, यानी आप अगर मान लीजिए 1 मीटर के हैं, मान लीजिए 1 मीटर के हैं, तो आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आधी मीटर की कांच की आवश्यकता होगी। तो आपको पूरा क्या कहते हैं, कांच से पूरा आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, यानी न्यूनतम कांच कितना चाहिए आपका पूरा शरीर देखने के लिए? आपका पूरा शरीर देखने के लिए आपको आपके शरीर का आधा या किसी भी वस्तु को पूरा देखने के लिए उसके 1/2 यानी आधे कांच की आवश्यकता होगी। बात है सुनना। मान लीजिए कोई 5 मीटर की वस्तु है, उसको देखना है उस कांच में पूरा, तो 2.5 मीटर का कांच आवश्यक होगा। इतनी बात है सुन में। ये प्रकार इसके गुण हैं। पहला तो क्या हुआ? पहला गुण हुआ ये कि समतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद
क्या कहते हैं, जो जितना अगर किसी भी वस्तु को देखना है तो उसके आधे के बराबर का कांच चाहिए। और दूसरा नंबर गुण क्या होता है, दूसरा नंबर गुण ये होगा कि आप अगर दर्पण के सामने से वी वेग से जा रहे हो, ये मान लो हमारा समतल दर्पण है, ये हमारा समतल दर्पण है, आप इसके सामने से वी वेग से जा रहे हो, तो इस दर्पण में आपको टू वी वेग यानी दोगुना वेग दिखाई देगा। ठीक है ना, कैसा वेग दिखाई देगा, दोगुना वेग दिखाई देगा। इसीलिए क्या कहते हैं कि आप लोग किसी दर्पण के सामने से चेहरा देखना चाहते हो तो जल्दी से दर्पण में चला जाता है, इसीलिए आप जल्दी दर्पण में बहुत जल्दी से तेजी से भागता हुआ जाता है। यही कारण है कि अगर आप इस दर्पण के सामने से 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहे हो तो इसमें आपको 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग महसूस होगा, यानी इसमें आपका वेग क्या होगा, 2 गुना होगा। बात आई समझ में। अब ये तो था हमारा दर्पण की बातें, ठीक है ना। अब इतनी समतल दर्पण में हमेशा चीजें याद रखना, ठीक। और एक चीज होती है, अगर दर्पण के सामने आप 2 मीटर की दूरी पर यहाँ पर खड़े हो, ये हमारा समतल दर्पण है, ठीक है ना, क्या है समतल, ये हमारा समतल दर्पण है, क्या है समतल दर्पण। और आप दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब इसमें दिख रहा है, तो आपका प्रतिबिंब अंदर भी 2 मीटर की दूरी पर बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, यानी दर्पण के अंदर भी 2 मीटर की दूरी पर बन रहा है, यानी आपसे और प्रतिबिंब की दूरी, यानी आप यहाँ पे हो, ठीक है ना, और प्रतिबिंब यहाँ पर है, तो आपके और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, 4 मीटर की होगी। बात आपको नहीं समझ में आई होगी तो चलिए मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग को कहोगे सर ये कैसे, कि आप कहोगे सर दर्पण के सामने तो हमारा तो पूरा प्रतिबिंब, मतलब हम जैसे खड़े हो जाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब हमारे पास ही बन जाता है। नहीं, दर्पण के अंदर भी क्या कहते हैं उतना ही प्रतिबिंब बनता है। जैसे आप मान लीजिए ये हमारा दर्पण है ना, इसी समझिए ये हमारा दर्पण है, आप इतनी दूर खड़े हो गए, यहाँ पर आपकी कोई टेबल रखी है वो भी दिखेगी, कोई मेज रखी है वो भी दिखेगी। भाई आप उसके बाद खड़े होगे ना, उसके बाद खड़े हुए तो उसमें भी जैसा क्रम है, पहले आपकी टेबल दिखेगी, फिर मेज दिखेगी, तब आप यहाँ पे खड़े होगे। तो इसका कहने का मतलब है कि आपसे और प्रतिबिंब जो अंदर बन रहा है उससे क्या कहते हैं, अगर 2 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो आपसे आपका प्रतिबिंब 4 मीटर की दूरी पर बनेगा दर्पण के अंदर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने उसी के क्रम में और आगे बताया था कि अगर आप 2 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहे हो, इसमें 4 मीटर पर सेकंड का वेग प्रदर्शित होगा। कितना मीटर, क्योंकि इस शीशे में कितने मीटर पर सेकंड का वेग प्रदर्शित होगा, 4 मीटर पर सेकंड का। अगर देखिए ऐसे घुमा देगा, अगर शीशे में किसी वस्तु का वेग 8 मीटर प्रदर्शित हो रहा है, कितना, शीशे में किसी वस्तु का 8 मीटर पर सेकंड वेग प्रदर्शित हो रहा है, तो उसका वास्तविक क्या है, उसका वास्तविक इसका आधा होगा, 4 मीटर पर सेकंड होगा। बात है इसमें। ये इसके दर्पण के समतल दर्पण के क्या, कौन सा दर्पण, समतल दर्पण के गुण हैं। चलिए अब एक बार फिर से दोहरा देते हैं। अगर समतल दर्पण के सामने आप खड़े हो जाओगे तो सीधा, और इसमें प्रतिबिंब आपका सीधा और आभासी बनेगा, आपके बराबर का बनेगा प्रतिबिंब, यानी आपके ही बराबर का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। और क्या था, अगर वेग वाला है, अगर आप वी वेग से जा रहे हो टू वी वेग हो जाएगा, यानी 2 गुना वेग हो जाएगा, ठीक है। और आपको अपना प्रतिबिंब पूरा देखने के लिए, आधे कांच की आवश्यकता होगी। कितनी होगी, आधे कांच की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समतल दर्पण समझ में आएगा। जो भी नहीं समझ में आएगा हमको कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है ना। नहीं, वीडियो को बार बार देखिएगा, आ जाएगा समझ में। अब हम लोग आ जाते हैं कि गोलीय दर्पण। देखो पूरा हमारा यही है, गोलीय पृष्ठों का परावर्तन, इसी पे हमारा पूरा चैप्टर है। बात है सुनिए, पूरा चैप्टर इसी पे। अब देखिए जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण जो कुछ खोखले गोले या खोखले कांच के गोले, क्या रहता है, खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग रहता है। खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग रहता है, जिसका एक पृष्ठ क्या रहता है, जिसका एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ रहता था, तो दूसरे पृष्ठ पर कलई की गई रहती है। चलिए हम लोग लगे हाथ लिख लेते हैं, तब समझा देते हैं, ठीक है ना। देखिए इसी को लिख रहे हैं, गोलीय दर्पण किसी गोलीय दर्पण कांच रहता है, कांच के खोखले
खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसका एक पृष्ठ परावर्तक तथा दूसरे भाग पर कलई की गई होती है। ठीक है ना। देखिए हमने कुछ लिखा नहीं है, लिखा सिर्फ यही है कि गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसका एक पृष्ठ परावर्तक तथा दूसरे पृष्ठ पर या दूसरे भाग पर कलई की गई थी। ये मान लीजिए हम लोग, ये देखिए हम लोग क्या ले लेते हैं, गोला ले लेते हैं। ठीक, ये कांच का गोला है, खोखला है। क्या है? कांच का गोला खोखला है। तो आप लोग पहले इसमें बेसिक चीज समझ लीजिए, ये जो बीच में रहता है इसको क्या बोलेंगे? केंद्र। क्या बोलेंगे? केंद्र। इसको सी से व्यक्त करेंगे, याद रखना, इसको याद रखिए, अभी काम आएगा बाद में। ये सी से व्यक्त करेंगे। ठीक है ना। अब यहां से यहां तक की दूरी हमारी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाती है। क्या हो जाती है? त्रिज्या हो जाएगी। कहो सर अभी क्या बता रहे? और त्रिज्या को आर से व्यक्त करेंगे। इतनी चीज पता है ना। चलिए इसको मिटा दें, इसको याद रखिएगा, काम में आएगा। यानी इसका कोई सेंटर होगा तो इसको केंद्र बोलेंगे, इसको सी से व्यक्त करेंगे, और ये हमारी क्या होती है? रेडिया यानी त्रिज्या हो जाती है। इसको आर से व्यक्त करते हैं। चलिए अब हम लोग जो भी बताएं इसको याद रखिएगा। अब इसको बाद में आएगा, कहिए सर इसको भी कहे छोड़ दे रहे हैं, इसको हम इसीलिए छोड़ दे रहे हैं समझा कि ताकि वहां पे समझा तो आप लोग को समझ में आ जाए। चलिए, गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। ये मान लो हमारा कोई गोली दर्पण है। ठीक, वो क्या कहते हैं? कांच का खोखला गोला है। हम इसको बीच में से आधे पर से काट देते हैं तो एक ऐसे बन जाएगा ना, और एक ऐसे बन जाएगा नहीं बन जाएगा? ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम लोग इधर कलाई कर रहे हैं, पीछे की साइड ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इधर काला कर रहे हैं, यानी इधर काला कर रहे हैं, तो ये हमारा कलाई वाला क्षेत्र हो जाएगा। कलाई वाला क्षेत्र हुआ नहीं हुआ? ये वाला कलाई वाला क्षेत्र। और देखने का किधर है? जिधर अंदर जो धंसा हुआ भाग है उधर हमको दिखाई देगा। यह यानी परावर्तक पृष्ठ यही होगा। परावर्तक मतलब प्रकाश आएगा इधर से परावर्तित होगा, काले पे थोड़े ना परावर्तित होगा। यानी परावर्तक पृष्ठ यही वाला है। तो इसको हम लोग अवतल लेंस लेंस नहीं, अवतल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। ठीक है ना। यानी अगर हम उभरे हुए भाग पर कलई कर दें और दबा हुआ भाग क्या रहे? परावर्तक पृष्ठ रहे, तो उस दर्पण को अवतल दर्पण बोलेंगे। याद रखना, अगर हम लोग उभरे हुए भाग पर कलई कर देते हैं और दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। और इसी का अपोजिट, अगर हम लोग दबे हुए भाग पर काला कर दें, यानी जो अंदर घुसा हुआ भाग है हम लोग उस पर काला कर देते हैं, ये लो काला हो गया, ये हमारा कलई हो गई। कलई मतलब काला। ठीक है। और ये हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया। ठीक, यानी उभरा हुआ भी, यानी हम दबे हुए भाग पर कलई कर दे रहे हैं और उभरा हुआ भाग क्या है? हमारा परावर्तक पृष्ठ है। तो हमारा